हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुरुचरण चौधरी बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में पाचन की, और पाचन जो था वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स में हमने कंप्लीट कर चुके थे। लगभग पहला हमने कर लिया था मुखगुहा में पाचन, दूसरा आमाशय में पाचन, तीसरा छोटी आंत में पाचन, और अब हम लोग चर्चा करेंगे बड़ी आंत में पाचन की। बड़ी आंत में पाचन। तो देखिए, बड़ी आंत में पाचन की अगर बात की जाए तो बड़ी आंत में पाचन की क्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहली बात, बड़ी आंत में पाचन जो होता है वो लगभग नगण्य होता है। लगभग कैसा होता है? नगण्य होता है, मतलब बहुत कम पाचन की क्रिया होती है इसके अंदर। और मुख्य रूप से यहाँ पर काम जो होता है वो क्या होता है बड़ी आंत में? पहली बात तो जल एवं कुछ औषधि जो होती हैं, उस जल और कुछ औषधियों का अवशोषण होता है एक तो बड़ी आंत में। समझ आ गई बात? दूसरी कंडीशन में श्लेष्मा का स्रावन किया जाता है बड़ी आंत में, और ये श्लेष्मा जो होता है ये आपको पता है होगा, ये चिकना पदार्थ होता है, लसलसा पदार्थ होता है श्लेष्मा। और ये श्लेष्मा क्या काम करता है? जितने सारे भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों का, इन उत्सर्जी पदार्थों को चिपका कर मल के स्नेहन में मदद करता है। स्नेहन का मतलब होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, चिकना बनाना, लसलसा बनाना। लसलसा बनाने में प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ी आंत जो होती है, उस बड़ी आंत में मल का अस्थायी रूप से संचय होता है। अस्थायी कैसा होता है? मतलब जब दाब का मान अधिक हो जाता है मलाशय के अंदर, तब इस मल को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अस्थायी रूप से इसका संचय होता है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से क्या है, ये उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को श्लेष्मा के साथ इसके साथ मिला करके, इन गणों को चिपका करके इनको मल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये जो मल होता है, इस मल को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत जो है, उस बड़ी आंत के अंतर्गत मुख्य रूप से पाचन की अगर बात करें और अवशोषण की बात करें तो पाचन की क्रिया जो होती है वो लगभग नगण्य होती है। मुख्य रूप से पाचन जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। समझ में आ गई होगी बात? अगली हम लोग बात करें तो देखिए, एक तो है जठर भाग। जठर भाग, जठर का मतलब होता है गैस्ट्रिक पार्ट, आमाशय से संबंधित जो है उसको हम लोग कह रहे हैं जठर भाग। एवं आंत का भाग को कहते हैं आंतरिक भाग की क्रियाओं का हार्मोनल एवं तंत्रिकीय नियंत्रण। तो ये किस प्रकार से होता है? जठर भाग और आंत्र की क्रियाएं जो होती हैं वो क्या हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती हैं, क्या तंत्रिकाओं के द्वारा कंट्रोल होती हैं? तो इस सब की बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। याद रखना, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जैसे ही हम किसी भोजन की गंध को सूंघते हैं या किसी लजीज भोजन को हम लोग देखते हैं, अच्छा भोजन अगर मान लीजिए हमारे सामने परोसा गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में
उसको देखते ही हमारी मुख गुहा जो है, उस मुख गुहा की श्लेष्मा कोशिकाएं जो होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं, और लार ग्रंथियों से लार का स्रावन स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने इसको देखा और देख करके उद्दीपित हुआ क्या, मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं वो। तो कहीं ना कहीं हमारी तंत्रिका तंत्र जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ये क्रियाविधि घटित हुई, ये क्रिया संपन्न हुई, और उस क्रिया के कारण क्या हुआ, हमारे मुख के अंदर लार का आना हुआ। इसी प्रकार से हम लोग अगर बात करें तो जो जठर भाग या आंत्र भाग जो होता है, उस आंत्र भाग की पेशियां या पेशियों की गतिविधि जो होती है, पेशियों की क्रियाविधि जो होती है, वो पेशियों की क्रियाविधि हार्मोन के द्वारा और तंत्रिकाओं के द्वारा उद्दीपित होती है। उद्दीपन जानते हो, बाह्य वातावरण में होने वाला परिवर्तन और उस परिवर्तन के अनुसार क्रिया करना उद्दीपित होना कहलाता है। जैसे मान लीजिए कमरे में आग लग गई, तो आग लगने पर हम लोग क्या करेंगे, कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो उद्दीपित हो रहे हैं हम, और उद्दीपित होकर के कहाँ पर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पेशियां जो हैं, उस आंत्र की पेशियों की गतिविधि जो है वो तंत्रिकाओं के द्वारा और उन संबंधित अंगों के हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। अगर हम लोग बात करें किसकी, आंत्र की, तो आंत्र के अंदर जो स्राव होता है, स्रावित होता है, ये सीक्रेटरी मटेरियल होता है। जो भी पदार्थ स्रावित हो रहा है, उस पदार्थ के स्रावन में कहीं न कहीं तंत्रिकाओं से उद्दीपित या तंत्रिकाओं के उद्दीपन से स्रावित हार्मोन जो होते हैं, वो हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर मान लीजिए मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में शांत चेतना है, स्वस्थ वातावरण अगर मान लीजिए है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में हमारे मस्तिष्क के जो तंत्रिका उद्दीपन हैं या तंत्रिकाएं जो होती हैं, वो अच्छी सुचारू रूप से काम करती हैं, और वो हार्मोन्स को स्रावित होने के लिए विभिन्न अंग जो हैं उनको प्रेरित करती हैं। और उस अनुपात की अगर बात करी जाए, उस कंडीशन की अगर बात की जाए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारी जो आंत्र की गतिविधि है, हमारे जो जठर या आमाशय की जो गतिविधि है, उसकी जो क्रिया है वो अच्छे ढंग से होती है। तो उसमें उतना ही तो अवशोषण ज़्यादा होता है और उतने ही पाचन की क्रिया जो होती है वो सुचारू ढंग से होती है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं हमारा जो पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है, कंट्रोल होता है किसके द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा, और तंत्रिकाओं से उद्दीपित जो हार्मोन हैं, उन हार्मोन के द्वारा प्रमुख रूप से उद्दीपित होता है। मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी बात। इसका मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हमारी आंत्र की, आमाशय की क्रियाविधियों में, उनके कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य करता है। अब करता कैसे है, चाहे वो हार्मोन का स्रावन करके करे या विभिन्न पदार्थों का स्रावन करके उस कार्य को करे, तो इस प्रकार से ये प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य करता है। समझ में आ गई होगी बात। आगे की अगर बात करें तो देखिए, अगली हम लोग बात करेंगे पचित उत्पादों का अवशोषण। पचित उत्पादों का अवशोषण। और पचित उत्पादों के अवशोषण की अगर बात की जाए तो इन उत्पादों का अवशोषण होता कैसे है। सबसे पहली बात करें तो जो भी भोजन होता है उस भोजन का पाचन हो जाता है, तो पचित भोजन जो होता है वो पचित भोजन ही अवशोषित हो पाता है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लें कि जिस भोजन का पाचन हो जाता है वो पचित भोजन ही अवशोषित हो पाता है। तो जिसका पाचन नहीं होता वो कहाँ पर जाता है, तो जिस भोजन का पाचन नहीं होता है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। समझ आ गई होगी बात। अब ये अवशोषण होता कितने प्रकार का है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। तो सबसे पहली अगर बात करें तो ये होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, विसरण, डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो ये सेकंड किसके द्वारा होता है अवशोषण, सक्रिय परिवहन द्वारा। सक्रिय परिवहन द्वारा। तीसरा होता है
निष्क्रिय परिवहन द्वारा और चौथा जो होता है वो होता है सुसाध्य विसरण द्वारा। इतने प्रकार से अवशोषण की क्रिया होती है, मतलब जिस भोजन का पाचन हो जाता है उस पचित भोजन का अवशोषण इतने प्रकार से होता है। अब ये होते क्या हैं देखिए, विसरण किसको कहते हैं? कोई भी अणु या आयन, अब ये अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, गैस हो सकती हैं और दूसरे पदार्थ हो सकते हैं, कण हो सकते हैं। तो इनका अणु या आयनों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। यहाँ सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ कैसी है? कम है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। मान लीजिए कमरे में एक कोने में मैंने क्या परफ्यूम छिड़क दिया, स्प्रे कर दिया मान लीजिए, दूसरे में खुशबू है ही नहीं है, तो आप देखते हैं कि इस कोने में जिसमें मैंने स्प्रे किया है उसमें से कुछ देर बाद दूसरे कोने में अपने आप चली जाती है खुशबू। तो इसका मतलब जहाँ मैंने छिड़का वहाँ सांद्रता कैसी थी? ज़्यादा, और जहाँ मैंने नहीं छिड़का उस कोने में अपने आप चली गई तो वहाँ सांद्रता कैसी थी? निम्न थी। तो कहाँ गया? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं या आयनों का गमन करना क्या कहलाता है बेटा? विसरण कहलाता है। समझ आ गई होगी बात। दूसरी अगर बात करें तो देखिए सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन कैसा होता है? एक सांद्रता प्रवणता होती है। सांद्रता प्रवणता का मतलब जानते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रता प्रवणता कहते हैं। अब सांद्रता प्रवणता के विपरीत अगर काम हो रहा है, मतलब अणु या आयन कहाँ जा रहे हैं? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता जिसमें होगी तो वहाँ पर काम हुआ है सक्रिय, इसलिए इस प्रकार का परिवहन जो होता है उसको क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन कहते हैं। तीसरी कंडीशन में बात करें निष्क्रिय परिवहन की, तो निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है? अणु या आयन जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं, और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जब इनका गमन होता है अणु या आयनों का, तब ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो एटीपी के रूप में नहीं होती है। समझ आ गई बात? एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार का जो परिवहन होता है उसको निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। चौथी अगर हम लोग बात करें सुसाध्य विसरण की, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, तो ये फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन जो होता है ये क्या होता है? सुसाध्य विसरण। मान लीजिए अणु या आयन जो हैं वो निम्न सांद्रता से कहाँ जा रहे हैं? उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं। समझ आ गई बात? तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर तो सक्रिय परिवहन में भी जा रहे थे, फिर इसमें अंतर क्या हुआ? तो सक्रिय परिवहन में तो एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कोई मीडिएटर कंपाउंड अगर मान लीजिए ऐसा काम करता है कि वो अणुओं को निम्न सांद्रता से कहाँ ले जाता है? उच्च सांद्रता की ओर ले जाता है, तो इस प्रकार का जो विसरण होता है वो क्या कहलाता है? सुसाध्य विसरण कहलाता है। अब आप लोगों को पता है कि पचित भोजन जो होता है उस पचित भोजन में क्या होता है? पचित भोजन क्या चीज़ है? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना ही भोजन का पाचन कहलाता है। तो जटिल संरचनाएं किस में बदलेंगी? सरल संरचनाओं के रूप में परिवर्तित होंगी। आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज सरल शर्करा है, बिल्कुल मोनोसैकेराइड है। एमिनो अम्ल हैं, प्रोटीन के टूटने से बने हुए हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बना हुआ है। क्लोराइड आयन जो है विद्युत अपघट्य के रूप में पाए जा रहे हैं। तो इन सब का जो आंशिक अवशोषण होता है, कैसा अवशोषण बेटा? आंशिक अवशोषण, मतलब पूरी तरह से अवशोषण नहीं हो रहा। आंशिक अवशोषण जो होता है वो आंशिक अवशोषण किसके द्वारा होता है? विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा होता है?
विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, एमिनो अम्लों की, सोडियम आयन की, क्लोराइड आयन की, तो इनका कंप्लीट जो अवशोषण होता है, पूर्ण अवशोषण, तो ये पूर्ण अवशोषण कैसे होता है? सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। सांद्रता प्रवणता तो क्या होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। लेकिन जब इसके विपरीत हो रहा है तो मतलब कैसे हो रहा है? निम्न सांद्रता से, सांद्रता मतलब जानते हो? मात्रा। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, चढ़ाई पे ही देख लो आप नीचे से कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी जो लगेगी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ अगर जाएंगे तो ये एनर्जी किसके फॉर्म में लगेगी? एटीपी के फॉर्म में लगेगी। समझ आ गई होगी बात। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें किसकी? वसाओं की, वसा की। अब इनका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इनका अवशोषण म्यूकोसा आंत्र जो होती है उस आंत्र की म्यूकोसा द्वारा किया जाता है। म्यूकोसा होती है श्लेष्मा स्तर। कौन सा स्तर है? श्लेष्मा स्तर। ये श्लेष्मा कैसा होता है? चिकना होता है, लसलसा स्तर होता है। तो म्यूकोसा में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इन रक्त वाहिनियों के द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है। समझ में आ गई होगी बात। अगली अगर बात करें तो वसा जो होती है, उस वसा में क्या है? ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में होती हैं। जैसे ट्राईग्लिसराइड, तो ये कैसी हैं? जल में अविलेय हैं। जल में कैसी हैं बेटा? अविलेय। तो अब यहाँ पर इन अविलेय जो वसाएं हैं, इन वसाओं का अवशोषण किस प्रकार से होता है? सूक्ष्म बूंदों का निर्माण होता है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक संरचना बताई थी आपको, मिसेल। मिसेल नाम बताया था। मिसेल क्या है? कैसे किस फॉर्म में इस वसा का अवशोषण होता है? तो ये जो लिपिड होती हैं या वसाएं होती हैं, इन लिपिड के चारों तरफ पित्त लवण का निर्माण हो जाता है, और पित्त लवण जब बन जाता है तो ऐसी कंडीशन को क्या नाम देते हैं बेटा? मिसेल नाम देते हैं इसको। अब ये मिसेल जो है, जैसे ही आंत्र के अंदर संपर्क में आता है, छोटी आंत के अंदर जो म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर के संपर्क में जैसे ही आता है तो इसका अवशोषण हो जाता है। और वहाँ से अवशोषण जब इसका हो जाता है तो इस लिपिड या ट्राईग्लिसराइड जो है, उस ट्राईग्लिसराइड को चारों ओर से घेर लिया जाता है। किसके द्वारा? प्रोटीन आवरण के द्वारा। और यहाँ से प्रोटीन आवरण के द्वारा जब इसको घेर लिया जाता है तब लसिका वाहिनी जो होती हैं, उस लसिका वाहिनियों में ये चला जाता है यहाँ से, और लसिका वाहिनियों के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। समझ में आ गई होगी बात। इस प्रकार से क्या है? वसा का अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं जिनका अवशोषण क्या है? मुख गुहा के अंदर हो जाता है। कुछ एक ऐसे पदार्थ जिनका मुख गुहा के अंदर अवशोषण हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनका आमाशय में अवशोषण हो जाता है। जैसे अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, या कुछ आंशिक जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी हम लोग बात करें, जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च का मुख गुहा के अंदर अवशोषण थोड़े बहुत मात्रा में हो जाता है, कुछ मात्रा में आमाशय में हो जाता है। अल्कोहल का अवशोषण आमाशय के अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है? ये विभिन्न ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण विभिन्न अंगों में हो जाता है। अब अवशोषण के बाद अगर कोई बच गया तो उसको कहते हैं अपचित पदार्थ, अनअवशोषित भाग। और जिसका अवशोषण नहीं होता है वो अपचित पदार्थ जो होता है वो क्या है? मल के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। एक टर्म आप यहाँ पर पढ़ेंगे, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। तो स्वांगीकरण या एसिमिलेशन होता क्या है बेटा? किसको कहते हैं? जिस भोजन का पाचन हुआ था
और पाचन के बाद अवशोषण हुआ था। पाचन हुआ था और पाचन के बाद अवशोषण हुआ था। उस अवशोषित भोजन का परिवहन होगा, ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा? ऊतकों में। भोजन का स्थानांतरण होता है ऊतकों में, और इस अवशोषित भोजन का ऊतकों के द्वारा उपयोग कर लेना, क्या कर लेना? उपयोग कर लेना ही क्या कहलाता है? भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात? इस अवशोषित भोजन का ऊतकों द्वारा उपयोग कर लेना ही भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। समझ में आ गई बात? उपयोग में ले लेना, काम में ले लेना क्या कहलाता है? भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात? इसके अलावा हम लोग बात करें तो पाचन से संबंधित कुछ विकार जो हैं, बीमारी हैं, वो कौन कौन सी हैं? पाचन से संबंधित विकार। बेटा विकार कौन कौन से हैं? सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो वो है कौन सा? आंत्रशोथ। आंत्रशोथ, इन्फ्लामेटरी इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, मतलब आंत में सूजन आना। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। ये जीवाणु और विषाणु जो होते हैं ये इन्फेक्शन करते हैं, संक्रमण उत्पन्न करते हैं, और संक्रमण उत्पन्न होने के कारण आंत के अंदर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। समझ में आ गई बात? तो आंत में सूजन आने के एक तो क्या कारण है? बैक्टीरिया या वायरस। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, ये सूक्ष्म जीव भी क्या करते हैं? सूजन उत्पन्न करने का काम करते हैं। जैसे फीताकृमि, टीनिया सोलियम, पिनकृमि, सूत्रकृमि, थ्रेडवर्म, जैसे एस्केरिस। तो ये सारे जीव जो होते हैं, ये छोटे छोटे जीव जो हैं, ये भी क्या काम करते हैं? आंत में सूजन उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये आंत से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित विकार है, जिसको आंत्रशोथ के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें तो दूसरा जो है वो है पीलिया या जॉन्डिस। पीलिया या जॉन्डिस। और पीलिया या जॉन्डिस जो होता है ये क्या है? ये यकृत या लीवर से संबंधित पाचन संबंधी विकार है। लीवर में परेशानी आती है इस बीमारी के अंदर, और यहाँ पर ये वायरल डिजीज है, वायरस के कारण उत्पन्न होता है। और मुख्य रूप से लीवर जो होता है, उस लीवर के अंदर एक वर्णक मैंने आपको बताया था, याद हो तो, बिलीरुबिन नामक वर्णक मैंने आपको बताया था। और बिलीरुबिन जो होता है वो पीले रंग का वर्णक होता है। कैसा वर्णक है बेटा? पीला वर्णक है। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है? बिलीरुबिन जो होता है, उस बिलीरुबिन नामक वर्णक की अधिकता हो जाती है। जब बिलीरुबिन की अधिकता हो जाएगी तो अधिकता होने के कारण क्या होगा? पीला रंग बढ़ा, और पीले रंग बढ़ने के कारण त्वचा, नाखून, आँख, इनका रंग कैसा होने लग जाता है? पीला होने लग जाता है इस बीमारी के अंदर। और लीवर जो होता है, उस लीवर को क्षति पहुंचती है। इसलिए पाचन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो कहीं न कहीं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तीसरी कंडीशन में अगर बात करें तो वमन या उल्टी, या इसको कहते हैं वोमिटिंग। तो वमन या उल्टी क्या होती है? देखिए, आमाशय जो है, उस आमाशय के अंदर जो भोजन इकट्ठा हुआ पड़ा है, उस भोजन का मुख गुहा से होकर के बाहर आना, शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है? उल्टी होना कहलाता है। अब इस उल्टी की जो क्रिया है, आपने देखा होगा कभी हम लोग किसी कार में बैठ लिए तो हमें उल्टी आने लग गई, किसी बस में बैठ लिए तो हमें उल्टी आने लग गई, ऐसी कंडीशन में भी आने लग जाती है। तो ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्रिया है। और इस क्रिया का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कहाँ होता है? आपने एक नाम सुना होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम सुना होगा बेटा? मेडुला
ओब्लोंगेटा, ये मस्तिष्क में होता है। और इस पश्चिम मस्तिष्क के इस भाग के द्वारा इस भाग में वमन केंद्र होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है, और इस वमन केंद्र या वोमिटिंग सेंटर के द्वारा उल्टी का नियंत्रण किया जाता है। समझ में आ गई बात। मेडुला ओब्लोंगेटा में स्थित वमन केंद्र जो होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है, वो उल्टी का क्या करता है बेटा, नियंत्रण करता है। समझ में आ गई बात। आगे हम लोग बात करें तो वह है डायरिया। चौथी जो डिजीज है वो है डायरिया, या इसको बोलते हैं अतिसार, हैजा, दस्त लगना, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, आंत्र जो होती है उस आंत्र में गति जो होती है, उस आंत्र की गति असामान्य हो जाती है, और आंत्र की गति असामान्य होने के कारण जल का अवशोषण कम हो पाता है, इसलिए मल पतला हो जाता है, और मल का पतला होना ही दस्त लगना या अतिसार या डायरिया कहलाता है। समझ आ गई बात। किसके कारण हुआ, आंतों की असामान्यता के कारण। अब ये कारण किसी भी वजह से हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सूत्रकृमि वाला या कृमि का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब के कारण कौन सी डिजीज उत्पन्न हो जाती है, डायरिया। अगली अगर बात करें तो वह है कौन सा, कब्ज। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और कब्ज जो होती है या कॉन्स्टिपेशन जो होता है, ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, बड़ी आंत जो होती है उस बड़ी आंत में मल का रुक जाना, मल का क्या हो जाना बेटा, रुक जाना। बड़ी आंत में मल का रुक जाना ही क्या कहलाता है, कब्ज कहलाता है। समझ में आ गई बात। अगली हम लोग बात करें अपच, इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन क्या कहलाता है, आपने महसूस किया होगा कभी कभी क्या होता है, पेट भरा भरा सा महसूस होता है। खाना खाने के बाद भी जब भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, तो पाचन न होने के कारण ऐसी स्थिति में पेट भरा हुआ महसूस होता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अपच कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में भूख नहीं लगती, और ज़्यादातर जो आपने खाना खाया है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।